ओला अगर इतनी बर्बाद है, सबसे पहले एक चीज़ों को समझ लेना कि इसे फिर पीएलआई स्कीम की स्थितियाँ और एक माइलस्टोन जो 20 गीगावाट की बैटरी के ऊपर सेल के ऊपर इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है उसको 20 गीगावाट के लिए पीएलआई स्कीम मिली हुई है, तो वैसे तो बेकार कंपनी को मिलेगी। मेरे पास मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि सर जियो फाइनेंशियल सर्विस के लिए तो बहुत अच्छी न्यूज़ निकल कर आएगी, बैंक ऑफ अमेरिका इन्वेस्टमेंट कर रहा है, न्यूज़ तो बहुत बेहतरीन है। तो सर मेरे ना 4-5 मेरा एक कंपनी है, उसकी सब्सिडरी है, उसके ना 3-4 बिजनेस मैंने और जोड़ दिए। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। दो न्यूज़ है, दो कंपनी के लिए, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए जो मुकेश अंबानी की एक कंपनी है, उसके अंदर बैंक ऑफ अमेरिका उनके एक सब्सिडरी है जो जियो क्रेडिट, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। अब ये न्यूज़ बहुत पॉजिटिव है, पर इस न्यूज़ की चीज़ों को भी हमें समझना है कि ये किस तरीके से जियो फाइनेंशियल सर्विस के लिए अच्छी है और कितने फ्यूचर इसका हम देख सकते हैं। अच्छा, इससे पहले भी अगर हम देखें तो बड़ी बड़ी ग्रुप के साथ जियो फाइनेंस सर्विसेज ने अपने अलग अलग बिजनेस के लिए चीज़ें कर रखी है, जिसमें ब्लैक रॉक भी एक है। तो ये तो कोई दो राय नहीं है कि कोई जियो फाइनेंस सर्विसेज कुछ एक छोटी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है और बड़े दिग्गज लोग इसके अंदर अपने रूपरेखा को बनाकर रखे पड़े हैं ना, दूर दूर तक के देखने के लिए। तो ये फ्यूचर तो भैया इन कंपनियों का वैसे ही बेस्ट है, पर जो जो न्यूज़ आती है हमें उसको भी समझना पड़ता है। दूसरी बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर, रिजल्ट के ऊपर हमने पूरी समीक्षा कर ली थी इसकी कि रिजल्ट बेहतर है, पर साल दर साल तो निगेटिव ही है, पर शुरुआत जो है ओला कर रहा है, वहाँ हमने सारी चीज़ें इसकी देख ली। अब एक और न्यूज़ निकल कर आई है पीएलआई स्कीम की, जहां 2 साल और बढ़ा दिए गए हैं और न्यूज़ में लिखा है कि 7,240 करोड़ की एक सौगात ओला को मिली। और अगर इसको कोई ऐसा व्यक्ति समझ ले जिसने इसकी रूपरेखा नहीं समझी हो, पहले की चीज़ें नहीं समझी हो, तो इससे बहुत पॉजिटिव समझ लेगा कि भैया 2 साल बढ़ गए, 7,240 करोड़ का सौगात मिलेगी तो बल्ले बल्ले हो गई। ऐसा नहीं होता, कुछ चीज़ें छुपी रहती हैं, उस चीज़ को आज क्लियर करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ओला के लिए ये निगेटिव है पॉजिटिव है, मैं कह रहा हूँ कि जो न्यूज़ आई है उसके क्या महत्व है। और ओला तो सर मैं आपको बता दूँ, मोतीलाल ओसवाल जो अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहा है, एकदम से 5 के ऊपर ले गया है, और उससे पहले उसने ऊपर खरीदारी कर रखी है और अब अपने चीज़ों को एवरेज करता हुआ आगे बढ़ रहा है। हर क्वार्टर में देख लो हिस्सेदारी बढ़ाता जा रहा है। और ओला की गीगा फैक्ट्री के ऊपर हमने पहले ही फोकस किया था, क्योंकि 2 व्हीलर के अंदर तो ओला पिछड़ी गई थी, अब उसमें भी वो प्रगति ला रहा है। जो वो बैटरी सेल के ऊपर वर्क कर रहा है वो अपनी गाड़ियों में तो लगाएगा, बल्कि अन्य जो गाड़ियां हैं उसके अंदर भी वो सुविधा देगा। और विदेशों में भी चीज़ें खोज रहा है कि भैया मेरी बैटरी सेल जो है आप अपनी गाड़ियों में लगा सकते हो। तो ये छोटी चीज़ ओला के लिए नहीं है। ओला अगर इतनी बर्बाद है, सबसे पहले एक चीज़ों को समझ लेना कि इसे फिर पीएलआई स्कीम की स्थितियाँ और एक माइलस्टोन जो 20 गीगावाट की बैटरी के ऊपर सेल के ऊपर इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है उसको 20 गीगावाट के लिए पीएलआई स्कीम मिली हुई है, तो वैसे तो बेकार कंपनी को मिलेगी नहीं। तो वो तो एक माइलस्टोन है इसके लिए और देश के लिए भी, क्योंकि वहाँ एक बड़ा वर्क हो रहा है। अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखते हो तो मैंने ओला के ऊपर आपको बताया था कि ये तो सरकार से भी बातचीत इसने पहले मुलाकात की है कि अपनी बैटरी के और गाड़ियों के बारे में बताने के लिए। तो ऐसी छोटी गतिविधियों के साथ ओला नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ कि इतिहास, मैंने आपको पहले भी कहा था, 1-2 दिन में नहीं बनते। इतिहास जो बनते हैं धैर्यता से, और जो समीकरण बन रहे हैं उसकी परख चीज़ों को करके बनते हैं, समझ रहे। तो आज जो न्यूज़ है उसे समझ लेंगे और ओला क्या कर रहा है उसे समझ लेंगे। तो दोनों तरीके से आपको चीज़ों को समझकर चलना है। सबसे पहले वही चीज़ कि जहां इसके अंदर मोतीलाल ओसवाल 2.75, 3.20, फिर 5.50 अपनी होल्डिंग को जून 2026 तक लेकर गए, तो यानी कि कुछ उनको दिख रहा होगा। ओला इलेक्ट्रिक को मिली 7,240 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात।
सरकार ने पीएलआई स्कीम की बढ़ाई समय सीमा। ये सुनते ही काफ़ी लोग सोचेंगे भैया इसे बहुत कुछ मिल गया। देखो सर, ये चीज़ें अगर मैं आपको बताऊं ये पुरानी हैं। और कैसे पुरानी है? क्योंकि सरकार ने एसीसी पीएलआई क्षमता का लेटर ऑफ अवार्ड जो है 28 मार्च 2022 को ओला को दिया था। यानी कि उस वक्त अगर मैं आपको स्थितियां बताऊं तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि सरकार ने इसके लिए करीब करीब अगर मैं आपको बताऊं तो 18,100 करोड़ रुपए की एक पीएलआई स्कीम निकाली। उनका सरकार का ये मकसद था कि 5 से 7 साल के अंदर 50 गीगावाट की इस तरीके की बैटरी सेल यानी कि इस प्रोजेक्ट पर वर्क कर सके। कितना? 50 गीगावाट। अकेले इसके अंदर उस समय ओला ने 20 गीगावाट की पीएलआई स्कीम की लेटर ऑफ अवार्ड हासिल किया। 50 में से तो 20 कौन ले गया? ओला ले गया। तो कितना बैठता है ये? 40% तो इसने पीएलआई स्कीम इस तरह की चीज़ों में चीज़ें हासिल कर ली। बाकी जो 30 बचा वो अदर कंपनियों के लिए थी। सोचो कि एक ऐसी कंपनी को 20 गीगावाट मिल रहा है जो बर्बाद हो रही थी। तो कुछ तो मकसद है सरकार के, इसके अंदर आप चीज़ों को समझ सकते हैं। तो ये वो मसले हैं पुराने, और इसके लिए समय सीमा रखी गई थी 7 साल। 2 साल इसके इस तरह वर्क करने में, 4 साल इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। और एक चीज़ और मैं बताऊं, ओला इसमें देरी कर गया। समझो, जब आपको पता ही लगना है कि 7 या 240 करोड़ की सौगात मिली या ये पहले मिल चुकी है, तो हमें सिर्फ समय सीमा बढ़ी है। छोटी सी और बात बताऊं, 2 साल और बढ़े हैं, टोटल 9 साल हो गए। हम 2031 के लिए हो गया, 2022 में शुरू हुआ था। बीच में इसने अपनी स्थितियों को पूरा नहीं किया, तो सरकार ने इस माइलस्टोन की पूरा करने की जो वजह कि भैया क्यों नहीं कर रहे, ये हमारे लिए एक मील का पत्थर है, तो इसके लिए ओला को नोटिस भी दिया गया था। समझे? तो ये प्रोजेक्ट आज कल के नहीं है, ये प्रोजेक्ट पिछले 5-7 साल से चल रहे हैं। अब इसके अंदर अगर ओला को 2 साल और मिल गए तो यानी कि 7,240 करोड़ का हकदार बन गया ये। और एक चीज़ और बता दूं, 7,240 करोड़ चरणबद्ध तरीके से मिल रहे हैं। तो इतना पैसा और नहीं मिल रहा। ये 7,240 करोड़ जो है पुराने हैं। समझ में आया? न्यूज में क्या है? बड़ी सौगात मिल गई। सौगात इसे मिल गई किसे? इस काम को पूरा करने के बाद जो इंसेंटिव ये कमा सकता है पीएलआई की तरफ, वो इसे पूरा कर लेगा। पर उसके अंदर इसने आधा काम कर दिया है, पर इतना नहीं करा, कर दिया है। समझ रहे? तो ये जो चीज़ें हैं पुरानी हैं। न्यूज में ऐसा है कि 2 साल बढ़ने के साथ साथ इसे 7,240 करोड़ उसे पूरा करने के लिए मिलेंगे, और उसमें से कुछ इसको पहले मिल भी गए होंगे। तो यानी कि उस 7,240 करोड़ की पूरी क्षमता जो 2022 में रखी गई थी, अब 2 साल बढ़ने के बाद वो क्षमता को पूरा करके उसका हकदार तो पहले है, और अब ये निश्चित तौर पर इसको पूरा करेगा। यानी कि 2031 तक अब ओला को, अब ये भी समझ लो क्या करना पड़ेगा, इसको अपनी स्थितियों को 20 गीगावाट तक पहुंचाना है। तो खेल क्या है? 1 साल 2 साल का नहीं है, खेल लंबा है, क्योंकि ये कंपनी पहले ही टेंशन में है। तो ये भी आपको समझ, ये बहुत ज़रूरी होता है। कुछ चीज़ों को अगर आप समझ जाएं तो वो हमारे लिए बहुत बेस्ट हो सकती है। तो समझिए, अब ये 9 साल की प्रक्रिया है, और जो इसके अंदर 7,240 करोड़ है ये नहीं बढ़ाया गया, ये इतना ही है, सिर्फ समय सीमा बढ़ी है, और इसके ऊपर ओला पहले ही काम कर रहा है। थोड़ा सा हमें अब ये भी समझ कर चलना पड़ेगा। जो ओला की फैक्ट्री है ना, बैटरी की स्थितियाँ, उसकी क्या स्थितियाँ देखो सर। वर्तमान में 2.5 GWh सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है। किसकी? ओला की है। और 3.5 गीगावाट की जो कैपेसिटी है इस कार्य के लिए है ना। तो यानी कुल 6 गीगावाट कैपेसिटी तक पहुंचने की तैयारी में कौन लग गया है? ओला लग गया है। और इस साल की तिमाही के एंड में यानी दिसंबर में करीब करीब ये अपनी स्थितियों को 6 गीगावाट तक पहुंचा लेगा। तो अब क्या चल रहा है? 26, 27, 28, 29, 30, 31, यानी कि अभी भी ओला के पास 6 गीगावाट से अगर ये कर लेगा तो 20 गीगावाट, यानी कि टोटल उसको 14 गीगावाट और बढ़ाने के लिए 5 साल चाहिए। तो है किसी पे इतना समय? तो हम देख रहे हैं कि ये बहुत कुछ अच्छी न्यूज़ है, पर 7,240 करोड़ और नहीं मिला, ये मिला पुराना ही है इसको। तो ये मुझे इसलिए आपको बताना पड़ता है क्योंकि ये एक तरीके की स्थितियों को समझकर चलना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी ओला इलेक्ट्रिक के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई।
देखो सर, न्यूज़ में तो आएगा ही, है तो खुशखबरी, न्यूज़ में आएगा ही, और इस न्यूज़ में सब कुछ है। उसे जो नहीं समझेगा वो उछलेगा, और जो समझेगा वो कहेगा यार तो 2031 के मामले हैं और चल तो 2022 से रहा है। समझदार व्यक्ति इस चीज़ को देखेगा। कंपनी ने 12 अगस्त 2026 को स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में बताया कि भारत सरकार की भारी उद्योग मंत्रालय ने उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरियां ओला सेल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के लिए एसीसी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई स्कीम की समय सीमा में संशोधित को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से कंपनी की बैटरी सेल यूनिट को सीधा फायदा मिलने वाला है, और ये 2031 तक यानी करीब करीब 5 साल की पीएलआई विंडो उसको अब मिल गई है, जहां वो अब 6 गीगावाट जैसे कर लेगा तो उसके बाद 14 गीगावाट से और यानी 20 गीगावाट की इसको स्थिति 2031 तक करनी है। बस आपको यही समझाना था। इस न्यूज़ को आपको नॉलेज में रखना है और आगे के लिए हल्के पे रखना है। मेरे पास मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि सर जियो फाइनेंशियल सर्विस के लिए तो बहुत अच्छी न्यूज़ निकल कर आ गई है, बैंक ऑफ अमेरिका इन्वेस्टमेंट कर रहा है, न्यूज़ तो बहुत बेहतरीन है। तो सर मेरे ना 4-5 मेरा एक कंपनी है, उसकी सब्सिडरी है, उसके ना 3-4 बिजनेस मैंने और जोड़ दिए, पर उन 3-4 बिजनेस में मैंने उसे अलग रखा हुआ है। उसका बेनिफिट रेवेन्यू प्रॉफिट मैं अपनी बैलेंस शीट में दिखा सकता हूँ, पर उसका अलग अलग एंट्री करके जुड़ता वो मेरी कंपनी में होगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा एक जो बिजनेस है या दूसरा बिजनेस या तीसरा बिजनेस, मुख्य एक बिजनेस है मेरा पर उसके बहुत सारे बिजनेस अलग अलग कर रखे हैं मैंने, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक बिजनेस को और अच्छा करने के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत, तो मैं एक पार्टनरशिप ढूंढ रहा हूँ उसके लिए, समझो। अब क्या होगा कि किसी ने मुझे पार्टनर मिल गया, मान लो 100% की मेरी हिस्सेदारी है, अब पार्टनर मिल गया 50% में, वो कह रहा मैं इतने पैसे दूंगा, 50% मुझे चीज़ें चाहिए। अभी तक के जो चीज़ें उसके साथ जुड़ती थी मैं अपनी बैलेंस शीट को उसके अंदर दिखा देता था अपनी मेन कंपनी में, पर अब क्या होगा, अब मुझे अलग से जो 50% की हिस्सेदारी मैंने ली है किसी चीज़ में, तो 50% तो मैं दिखाऊंगा ही, 50% उसका भी मुझे अलग से दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अब वो हिस्सेदारी उसकी भी बैठ गई है। तो समझो, ये बताने का मकसद ये है कि जियो फाइनेंस सर्विसेज एक बड़ी कंपनी, उसके कई अन्य सब्सिडियरियाँ, उसकी अलग अलग कंपनियाँ। अब उन कंपनियों के अंदर बड़े बड़े धुरंधर आएंगे तो वो उस प्रोजेक्ट के साथ उस कंपनी को बढ़ाएंगे, समझ रहे। तो फ़ायदा तो जियो फाइनेंस को भी होगा, पर सोचो कि वो उस बिजनेस के लिए अलग तरीके से, है ना। तो ये क्या होता है, ये लंबा प्रोसीजर होता है। जियो फाइनेंशियल की एनबीएफसी सब्सिडियरियां जो क्रेडिट में बड़ा निवेश करेगी, बैंक ऑफ अमेरिका 18,270 करोड़ में मिलेगी 49.9% की हिस्सेदारियां। तो ये एकदम से 49.9% की हिस्सेदारियां बैंक ऑफ अमेरिका नहीं लेगा, धीरे 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 करके वो स्थिति को बढ़ाएगा। जियो फाइनेंस सर्विसेज की ओर से बड़ी जानकारी आई है। कंपनी ने बताया कि उनकी एनबीएफसी सब्सिडियरियां जियो क्रेडिट में बैंक ऑफ अमेरिका की कॉर्पोरेट सब्सिडियरियां 18,270 करोड़ का निवेश करेगी। तो ये वो सारी चीज़ें जिसके अंदर 49.9% की हिस्सेदारी एनबी होल्डिंग की जियो क्रेडिट में हो जाएगी बैंक ऑफ अमेरिका के द्वारा। तो ये बिजनेस इसका अलग है, आपको ये समझना है। तो ये अगर आप समझ रहे हो कि ये जियो फाइनेंशियल सर्विस होगी, नहीं, वो जियो फाइनेंशियल सर्विस के शेयर नहीं लेगा, वो अलग से उसको कुछ चीज़ें दी जाएगी। तो ये आपको बताना था कि ये चीज़ें जो हैं लंबे समय के लिए है, क्योंकि इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो जियो फाइनेंशियल ने ब्लैक रॉक के साथ म्यूचुअल फंड कारोबार भी किया था और अन्य कंपनियों ने भी इस तरह से किया था, ये भी आप समझ लें। तो ये कोई अनोखा स्थितियाँ नहीं है, ये अब तीसरी ग्लोबल फाइनेंशियल पार्टनरशिप हुई है जो इसके अलग बिजनेस की तरफ हुई है। अब वो जो बिजनेस में इसने कदम रखा बैंक ऑफ अमेरिका करेगा, तो वो है जियो क्रेडिट। अब वो क्या काम करती है इसको आप समझ लो। जियो क्रेडिट जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की लेंडिंग एनबीएफसी कंपनी है, मुख्य रूप से लोगों को कारोबार को अलग अलग तरीके के लोन क्रेडिट देने का कारोबार करती है। और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है एनबीएफसी का कारोबार जो है काफ़ी तेज़ी से, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का अन्य कारोबार जो काफ़ी तेज़ी से हद तक अच्छी तरीके से बढ़ रहा है। तो ये आप समझकर चल सकते हैं। देखो सर, शुरुआती तौर पर बैंक ऑफ अमेरिका जो है शुरुआत में जियो क्रेडिट में 26.5% तक के स्थितियाँ ले सकता है। उसके बाद ये 6,613 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी होंगे इस तरीके के, ये 26.5% लेने के लिए। बाद में 49.9% तक करेगा और जो होंगे वारंट के जरिए मिलेंगी बाकी हिस्सेदारियाँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर बाद में 11,655 करोड़ के
वारंट की वैल्यू जो इतनी होगी। तो ये इस तरीके से टोटल आपको 18,268 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट जियो क्रेडिट के पास दी जाएगी। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जहाँ इसके अलग बिजनेस के साथ जियो फाइनेंशियल सर्विस के अंदर उसने ये चीज़ें की हैं अलग तरीके से, जियो फाइनेंशियल नहीं। तो वो सारी चीज़ें हैं कि भैया पहले तो ये जियो फाइनेंशियल सर्विस उसका सारा चीज़ अपने में जोड़ता था, अब भी जोड़ेगा, पर उसका बैंक ऑफ अमेरिका का अलग अलग चीज़ों के साथ दिखाएगा। तो ये क्या है, अभी जब पूरा लेगा तब वो स्थितियाँ पैदा होंगी। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है ना भैया, ये सबको टक्कर दे देगी आगे जाकर, एकदम से कोई हीरो नहीं बनता। और अगर ये तीसरी पार्टनरशिप ग्लोबल स्तर पर हो रही है तो जो ले रहे हैं तो वो कुछ और सोच रहे होंगे। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज सिर्फ एक नाम नहीं है, उसके बहुत सारे बिजनेस हैं, इसको भी आपको समझ। तो ये क्या होगा, इनको फ्यूचर बनने में 5 से 10 साल लग जाएंगे। तो ये आपको समझाना बहुत ज़रूरी था। न्यूज़ आते ही लपकना शेयरों को छोड़ दो, उसकी स्थिति को आपको समझ कर चलना पड़ेगा। बड़ी तेज़ी में वीडियो बनाई है, कुछ को समझ में आएगी, कुछ को नहीं आएगी। जिनको समझ में नहीं आएगी वो नए लोग होंगे, और जिनको समझ में आएगी वो मेरे से काफ़ी सालों से जुड़े होंगे। तो सर अगर आपको ज्वाइन करना है आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, इससे मुझे थोड़ा हौसला और मिल सकता है। तो मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। सर चीटी को आटे दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।